हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेज। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th बायोलॉजी का चैप्टर फूड प्रोडक्शन। अभी फूड प्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम जानेंगे कि फूड हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हम फूड लेते हैं, और वो सोर्सेज की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाई है, उसको भी हम लोग जानेंगे। ठीक है। इसके अलावा हम जानेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। जो बैक्टीरिया है, फंजाई हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है और कैसे हमारे लिए हार्मफुल है। ओके, तो चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, इन्फॉर्मेटिव है, ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक करके समझेंगे। ओके, व्हाट इज़ फूड प्रोडक्शन, सबसे पहले तो ये हम जानते हैं। ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको फूड चाहिए होता है। फूड से वो एनर्जी लेते हैं और उसी एनर्जी का यूज़ करके वो अपनी लाइफ प्रोसेस यानी वेरियस टाइप के वर्क उसी से करते हैं। ठीक है। अगर आपके पास फूड ना हो तो आपके पास कोई एनर्जी नहीं बचेगी, और कोई एनर्जी नहीं बचेगी तो आप सांस भी नहीं ले सकते हो। ठीक है। अब ये फूड हम कहाँ कहाँ से लेते हैं, तो हम कुछ एनिमल रिसोर्सेज से भी फूड लेते हैं और कुछ प्लांट रिसोर्सेज से भी लेते हैं। एनिमल रिसोर्सेज से मीन्स जैसे मिल्क हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, और मीट है, एग्स हैं, ये सब एनिमल से हमें मिलता है। और प्लांट रिसोर्सेज में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, जैसे ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं, ये सारी चीज़ें हम प्लांट रिसोर्सेज से यूज़ करते हैं। ठीक है। तो फूड प्रोडक्शन में ये सारा कुछ हम लोग जानेंगे। इसके पहले हम लोग बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो का मतलब होता है कि बहुत छोटा सा जीव, इतना छोटा सा जीव जो हम आँखों से देख ना सके, खुली आँखों से, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। आप देख रहे हो माइक्रोस्कोप है, इसका यूज़ करके हम उस माइक्रोब को देख पाते हैं। ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब। ठीक है। तो अब ये माइक्रोब के बारे में जितनी भी स्टडी की जाती है ना, उसे बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, उसके अंडर में की जाती है। ठीक है। यानी कि अगर आपको माइक्रोब के बारे में पूरी स्टडी करनी होती है तो आप माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट लेकर उसके बारे में सब कुछ पढ़ सकते हो। ओके। अब माइक्रोब्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो हर जगह मिलेंगे आपको माइक्रोब्स। एयर में मिलेंगे, वाटर में मिलेंगे, सॉइल, फूड, कर्ड, वेजिटेबल्स, फ्रूट, हर जगह आपको ये माइक्रोब्स मिल जाएंगे। और ये माइक्रोब्स हार्मफुल भी हो सकते हैं हमारे लिए और यूज़फुल भी हो सकते हैं। अब ये माइक्रोब कौन कौन से होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये सब माइक्रोब्स हैं। बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म है जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इनके बारे में एक एक करके जानेंगे। तो बैक्टीरिया क्या है, तो व्हाट इज बैक्टीरिया? बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द प्रोकैरियोटिक ग्रुप वेयर ऑर्गेनिज्म लैक अ फ्यू ऑर्गेनेल एंड ट्रू न्यूक्लियस। यानी बैक्टीरिया क्या है, एक तरह का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, सिंगल जीव है। ठीक है, सिंगल सेल का बना हुआ जीव है। बिलोंग्स टू द प्रोकैरियोटिक ग्रुप, यानी कि ये जो सेल है इसकी सिंगल सेल ओनली, ये भी प्रोकैरियोटिक सेल है। सेल कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो प्रिमिटिव होती है और यूकैरियोटिक सेल एडवांस्ड होती है। इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि उसके अंदर न्यूक्लिक मटेरियल के फॉर्म में सिर्फ पड़ा होता है। और जितने भी अदर ऑर्गेनेल होते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में वो एब्सेंट होते हैं। आपको सेल के बारे में पढ़ना है तो प्लीज़ आप दूसरे वीडियो को देखिए। सेल के बारे में सब कुछ एक एक करके बताया गया है, बहुत ईजी तरीके से आप उसमें समझ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल का बना होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। और उसके अंदर कोई भी लिविंग सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है और ना ही उसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है। ठीक है। बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है, यानी वो कैसा दिखाई देता है, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप का वो दिखाई देगा आपको। या तो वो रॉड शेप दिखाई देगा, रॉड, और ये है रॉड शेप। और या तो फिर वो हेलिकल दिखाई देगा, यानी स्पाइरल फॉर्म में दिखाई देगा, ऐसे स्पाइरल फॉर्म में दिखाई देगा। और या कॉमा शेप दिखाई देगा जिसको हम विब्रियो बोलेंगे। या फिर इसको कोकस फॉर्म में यानी स्फेयर फॉर्म में दिखाई देगा जिसको हम कोकस बैक्टीरिया बोलते हैं। तो ये अलग अलग शेप के बैक्टीरिया अलग अलग नेम से जाने जाते हैं। ठीक है। जैसे रॉड शेप बैक्टीरिया बैसिलस, और विब्रियो यानी कॉमा शेप बैक्टीरिया विब्रियो, और स्पाइरल शेप बैक्टीरिया जो होते हैं स्पाइरुलम, और स्फेयर शेप बैक्टीरिया कोकस के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गई शेप की बात। और स्ट्रक्चर कैसा होता है बैक्टीरिया का, तो प्रोकैरियोटिक
सेल का एक जैसा स्ट्रक्चर होता है, वही बैक्टीरिया की पूरी एक सेल होती है। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरिया के चारों ओर, ये जो सिंगल सेल का बैक्टीरिया होता है उसके चारों ओर पाई जाती है एक सेल वॉल, ये आपको ध्यान रखना है। और सेल वॉल के चारों ओर निकले होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे फ्लैजिला, ठीक है। ये धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, फ्लैजिला होता है। और ये सेल वॉल को कवर करते हुए एक लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल। ये जो कैप्सूल होती है वो थोड़ी चिपचिपी होती है, स्टिकी होती है, जो कि पूरे पूरे बैक्टीरिया सेल को ड्राई होने से बचाती है, उसके ड्राइनेस से बचाती है, ठीक है। तो ये जो फ्लैजिला है इसके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और जो सेल वॉल होती है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, जबकि प्लांट में जो सेल वॉल पाई जाती है वो सेलुलोज की बनी होती है। एनिमल में कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती, प्लांट में, बैक्टीरिया में और फंजाई में, इन्हीं तीनों में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब फंजाई की बात करें तो अभी हम देखेंगे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्लैजिला इनके लोकोमोशन में हेल्प करता है। अंदर के स्ट्रक्चर की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ न्यूक्लिक मटेरियल पड़ा होता है, जैसे कि एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, ये न्यूक्लिक मटेरियल है, डेंस फॉर्म में पड़ा है। और कहाँ पड़ा है, तो साइटोप्लाज्म, एक लिक्विड चारों ओर इसके प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, एक न्यूक्लिक मटेरियल होगा आपको, और ये क्या कहते हैं, राइबोसोम मिल जाएगा, साइटोप्लाज्म मिल जाएगा इसके अंदर आपको, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मिल जाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है जो सेल वॉल के जस्ट अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो ये इतना सा बस स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का। अब यूज़ बैक्टीरिया बैक्टीरिया के यूज़ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम फूड इंडस्ट्री में किस तरह से हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को। तो फूड इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं जिसमें बैक्टीरिया के बिना वो पॉसिबल नहीं है, जैसे कि कर्ड बनाना, चीज़ बनाना, ये सब बिना बैक्टीरिया के पॉसिबल नहीं है। जो हम घर पे दही जमाते हैं, कर्ड जमाते हैं, उसमें कैसे जमाते हैं, दूध में थोड़ा सा उसमें दही डाल देते हैं और वो दूध पूरा का पूरा दही में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो जो थोड़ा सा हम दही डालते हैं, उस दही में कौन से बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा जो दूध है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा दही यूज़ ना करें उस दूध के साथ में तो कभी कर्ड नहीं बनेगा। अब यही बैक्टीरिया धीरे धीरे मल्टीपल होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, और आप कितना भी मिल्क रख दो वो सब कर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा चीज़ जो आप खाते हो बड़े मन से, तो वो भी रिच प्रोटीन होता है, उसमें फैट होता है, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन होता है, जो कि सिर्फ बैक्टीरिया की वजह से होता है उसमें, ठीक है। इसमें भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है, तब आपका चीज़ का फॉर्मेशन होता है। प्रोसेस दे रखी है आपकी बुक में कि कैसे चीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले मिल्क को कर्डलिंग किया जाता है, कर्डलिंग मतलब दूध को फाड़ा जाता है बैक्टीरिया का यूज़ करके, उसके बाद उसको क्योर किया जाता है। मीन्स इस प्रोसेस में क्योर करने का मतलब है कि उसके मॉइस्चर को, जितना भी वाटर होता है उसमें रिमूव कर दिया जाता है, सिर्फ उसका जो थिक वाला पार्ट होता है उसको रखा जाता है। और उसके बाद उसमें साल्टिंग की जाती है जिससे वो लंबे टाइम तक बना रहे, है। रिपनिंग की जाती है जिससे वो उसमें उस चीज़ में एक पर्टिकुलर फ्लेवर दिया जा सके, और इस तरह से चीज़ को बनाया जाता है, ठीक है। बिना बैक्टीरिया के पॉसिबल नहीं है। अब देखो टी में भी टी है, टी लीफ, टोबैको लीफ, दोनों में, ठीक है। बैक्टीरिया के थ्रू ही उसको ट्रीट किया जाता है, जिसकी वजह से उस सारी लीफ को सड़ाया जाता है बैक्टीरिया के प्रेजेंट में। उसके बाद कहीं टी भी बनती है और टोबैको भी बनता है, और एक स्पेशल फ्लेवर देता है टोबैको को भी और लीफ को भी, टी लीफ को भी, ठीक है। तो बिना बैक्टीरिया के ये भी पॉसिबल नहीं है। अल्कोहल, विनेगर, जितने भी टाइप के अल्कोहल है, विनेगर बनते हैं, वो सब बैक्टीरिया के थ्रू बनते हैं। चाहे वो शुगर केन का विनेगर हो, चाहे कोई फ्रूट का विनेगर हो, वो सब बैक्टीरिया के थ्रू उसको धीरे धीरे सड़ाया जाता है, उसका फर्मेंटेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन वर्ड यूज़ करते हैं इसको सड़ाने के लिए। तो बैक्टीरिया के प्रेजेंस में उसको फर्मेंट किया जाता है, उसके बाद कहीं अल्कोहल है, विनेगर तैयार किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोसेस में भी बहुत सारा यूज़ होता है बैक्टीरिया का। मेन यूज़ ये है, बैक्टीरिया वहाँ पर नाइट्रोजन को फिक्स करता है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी नाइट्रोजन होती है। आपको पता होगा कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैस अगर कोई पाई जाती है तो वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। लेकिन नाइट्रोजन गैस कभी भी प्लांट डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते,
क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि नाइट्रोजन गैस के बीच में जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होता है उसके बीच में जो बॉन्ड लगा होता है उसको ब्रेक डाउन करने की कैपेबिलिटी सिर्फ बैक्टीरिया में होती है। ठीक है, अब यही बैक्टीरिया ये नाइट्रोजन को लेकर उसको पहले सॉइल में फिक्स करते हैं, उसके बाद प्लांट उसको एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया कौन से हो सकते हैं? नाइट्रोबैसिलस, नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम, ये सब सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। यानी कितना इंपॉर्टेंट वर्क है। अगर बैक्टीरिया ना हो तो नाइट्रोजन नहीं होगा, और नाइट्रोजन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं होगा, और प्रोटीन नहीं होगा तो हमारा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी नहीं बन सकता। ओके, फिर विटामिन्स, बहुत सारे बैक्टीरिया विटामिन के फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारे विटामिन ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर भी इंटेस्टाइन में भी एक बैक्टीरिया पाया जाता है इकोलाई। ठीक है, वो भी वहाँ पर भी हेल्प करता है विटामिन फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अब देखो फंजाई के बारे में। बैक्टीरिया हम समझ गए कैसे हमारे फूड प्रोडक्शन में हेल्पफुल है, और फंजाई के बारे में देखेंगे। तो फंजाई भी एक तरीका लिविंग माइक्रोब है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है। आपने कभी देखा होगा फंजाई होता क्या है? तो कभी रोटी आपकी रखी रह गई हो घर पे, या ब्रेड रखा रह गया हो, तो उसमें 1-2 दिन में अगर मॉइस्चर वगैरह लग गया तो उसमें फफूंदी जैसा कुछ दिखाई देता है आपको, ग्रीन कलर का या फिर डिफरेंट डिफरेंट ब्लैक कलर का आपको दिखाई देता है उस ब्रेड के ऊपर। मीन्स वो ख़राब हो जाता है। अचार के ऊपर देखा होगा आपने। तो इसको हम बोलते हैं फंजाई। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये चीज़ों को, फूड को सड़ा भी देता है, और फूड प्रोडक्शन में ये हेल्पफुल भी होता है। ठीक है, तो ये भी यूनिसेलुलर बना होता है या फिर मल्टी सेलुलर भी यूकेरियोटिक होता है। मीन्स ये क्या है, यूनिसेलुलर भी मिलेगा आपको, मल्टी सेलुलर भी मिलेगा, बट प्रोकैरियोटिक नहीं होगा, ये यूकैरियोटिक सेल का बना होता है। ठीक है, दूसरी बात ये है इसमें, ये हेट्रोटॉपिक होता है। हेट्रोटॉपिक का मतलब है कि ये खुद से अपना फूड नहीं बनाता है, दूसरे पर डिपेंड होता है। ठीक है, सैप्रोफाइट होता है। सैप्रोफाइट का मतलब है सड़ी गली चीज़ों के ऊपर ही ग्रो करता है, उससे से अपना फूड लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो फंजाई के, तो मशरूम। मशरूम आप लोगों ने सुना होगा, सब्जी वब्जी बनाई जाती है उसकी। मशरूम है, ब्रेड मोल्ड है, ब्रेड के बारे में भी हमने बताया। यीस्ट है, यीस्ट एक ऐसा फंजाई है जो हमारे फूड प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जितना भी बेकरी आइटम है वो सब यीस्ट के थ्रू बनाया जाता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट क्या है फंजाई का, ये हम देखेंगे। तो यीस्ट का देखो नाम सबसे पहले आता है, ये ब्रेड फॉर्मेशन के लिए या फिर कोई बेकरी आइटम बनाने के लिए यूज़फुल होता है। ठीक है, इसके अलावा जो ये फंजाई होते हैं ये लाइकेन फॉर्मेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। लाइकेन क्या है? लाइकेन एक तरीका सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म है। मीन्स सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि एल्गी और फंजाई, ठीक है, यानी दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से क्या करते हैं, साझा करते हैं, मतलब एसोसिएशन करते हैं। यानी कुछ ये इसको देता है और कुछ ये इसको देता है, एक दूसरे के काम आते हैं और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं हम लाइकेन। यानी एल्गी और फंजाई से मिलकर एक स्ट्रक्चर बनता है लाइकेन, जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से बनता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब ये हुआ कि एल्गी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कर लेता है। एल्गी एक तरह का प्लांट है, फोटोसिंथेसिस कर लेता है, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड बनता है वो फंजाई को देता है। और फंजाई क्या करता है, सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे का काम आते हैं और इनका एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। नीचे की तरफ फंजाई होता है, ऊपर की तरफ एल्गी होता है। इसको हम बोलते हैं लाइकेन। ठीक है, लाइकेन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री लैब में आपने एक वर्ड सुना होगा, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर तो ये जो लिटमस पेपर है ये एक तरह का इंडिकेटर की तरह वर्क करता है। एसिड और बेस को पहचानने के लिए इंडिकेटर की तरह वर्क करता है लिटमस पेपर। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ये लिटमस पेपर लाइकेन से ही बनाया जाता है। ओके, रोल ऑफ फंजाई इन फूड। फूड में फंजाई का क्या रोल है? तो मशरूम जो कि हाई प्रोटीन वाला फूड है, और हम कंज्यूम करते हैं उसको एज ए फूड। ठीक है, और फंजाई एक होता है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम फंजाई एक ऐसा फंजाई है जो चीज़ की रिपनिंग में हेल्प करता है। रिपनिंग मतलब, रिपनिंग हमने बताया था अभी आपको कि वो एक स्पेशल फ्रेगरेंस, उसकी एक स्पेशल टेस्ट देता है उसमें, चीज़ में। तो वो पेनिसिलियम फंजाई के थ्रू किया जाता है। और
बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी फंजाई हेल्प करता है, मीन्स वीड वगैरह की ग्रोथ को ये कंट्रोल में रखता है। जैसे प्लांटिंग के आसपास वीड्स हो जाते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो फंजाई भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब जानेंगे हम लोग प्राइमरी फूड रिसोर्स एग्रीकल्चर के बारे में। देखो, दो टाइप के फूड रिसोर्स बताए हमने, एक प्लांट रिसोर्स, एक एनिमल रिसोर्स। जिसमें प्लांट रिसोर्स प्राइमरी फूड रिसोर्स होता है, प्राइमरी पहला एक सोर्स होता है फूड का। ठीक है, तो एग्रीकल्चर क्या होता है, तो क्रॉप प्लांट का कल्टीवेशन एक लार्ज स्केल में किया जाए, उसको हार्वेस्ट किया जाए एक प्रॉफिट के लिए, तो उसको हम कहते हैं क्रॉप। ठीक है, यानी एक ही टाइप के सारे प्लांट एक लंबे एक लार्ज स्केल में उगाया जाए, उसको ग्रो कराया जाए, हार्वेस्ट किया जाए, यानी उसको स्टोर किया जाए एक प्रॉफिट के लिए, उसको हम कहते हैं क्रॉप या एग्रीकल्चर। ठीक है, अब ये क्रॉप प्लांट टू टाइप के हो सकते हैं, एक तो होता है फूड क्रॉप, दूसरा होता है कैश क्रॉप। फूड क्रॉप क्या होता है, तो क्रॉप कल्टिवेटेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड, यानी कि ऐसी क्रॉप जो फूड प्रोडक्शन के लिए स्पेशली कल्टीवेट की जाती है, उसको हम कहते हैं क्रॉप प्लांट। ठीक है, जैसे कि पल्सेस है, सीरियल्स है, सीरियल्स में वो सब आ जाते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, ये सब आ जाते हैं। ऑयल सीड्स हैं, इन सब ये सबसे हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है, तो इसका कल्टीवेशन करना फूड क्रॉप कहलाता है। कैश क्रॉप क्या है, कल्टिवेटेड फॉर कॉमर्शियल पर्पस आर कॉल्ड कैश क्रॉप, जैसे कि टी, रबर, कॉफ़ी, स्पाइसेस, यानी कि कॉमर्शियल प्रोसेस के यूज़ के लिए जो क्रॉप उगाई जाती है उसको हम कहते हैं कैश क्रॉप। ठीक है, जिससे हमें कैश के लिए उगाना होता है। ठीक, ये हो गया। अब बेस्ड ऑन सीजन क्रॉप कल्टीवेशन, सीजन के बेसिस पे क्रॉप कल्टीवेशन टू टाइप के होते हैं। एक होता है, आपने सुना होगा, खरीफ क्रॉप, दूसरी होती है रबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप जो है वो रेनी सीजन में ग्रो कराई जाती है, यानी जून से लेके अक्टूबर तक का टाइम पीरियड। जैसे कि राइस इस टाइम पे ग्रो कराया जाता है। और रबी क्रॉप की बात करें तो यहाँ विंटर सीजन में जो क्रॉप उगाई जाती है, जैसे कि अक्टूबर से नवंबर तक के महीने में, जैसे कि वीट है, उसको हम रबी क्रॉप बोलते हैं। मीन्स इतना जान लो कि टाइम टू टाइम खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप आती है। खरीफ क्रॉप रेनी सीजन में आती है, जून से लेकर अक्टूबर तक का टाइम पीरियड होता है। रबी क्रॉप अक्टूबर से नवंबर तक का टाइम पीरियड में उगाई जाने वाली क्रॉप होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्रॉप को डिवाइड कर सकते हैं। व्हाट इज़ हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर क्या है, एक तरह की एग्रीकल्चर की ये अदर ब्रांच होती है, जिसके अंदर हम फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर, ऑर्नामेंटल प्लांट को कल्टीवेट कराया जाता है। ठीक है, अब ये प्लांट कुछ स्पेसिफिक वैरायटी वाले प्लांट होते हैं जो हाई प्रोडक्टिविटी देते हैं, एक रिसर्च के थ्रू उसको बनाया जाता है। तो ऐसे प्लांट को ग्रो कराना एक बड़े अमाउंट में हॉर्टिकल्चर कहलाता है। यहाँ पर सिर्फ फूड प्लांट या कैश क्रॉप में फोकस नहीं किया जाता है, यहाँ पर किसी भी टाइप की प्लांट, जैसे कि वो चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे वो फ्रूट वाला प्लांट हो, चाहे वो फ्लावर वाला हो, चाहे वो ऑर्नामेंटल प्लांट हो, उसको एक बेटर वैरायटी का बनाकर तब उसको ग्रो कराया जाता है। इसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ये एग्रीकल्चर से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में हम वो प्लांट ग्रो कराते हैं जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, और ये प्लांट एक बड़ी फील्ड में उगाए जाते हैं, एग्रीकल्चर के जो प्लांट होते हैं। जबकि हॉर्टिकल्चर में प्लांट स्मॉल प्लॉट में, लैंड एरिया में उगाए जाते हैं। प्रोडक्टिविटी ये बहुत हाई देते हैं, क्योंकि इसमें एक टेक्निक्स का यूज़ करके प्लांट की वैरायटी को स्पेशल बना दिया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक फॉर्मेशन क्या होता है, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फॉर्मेशन। देखो, बहुत सारा अब आप लोग सुनते होंगे कि प्लांट में बहुत सारा खाद वाद का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए हार्मफुल हो गया है। तो ऑर्गेनिक फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें भी आप लोगों ने देखी होगी कि ऑर्गेनिक है। ये ऑयल भी कोई आ रहा है तो बता देते हैं ऑर्गेनिक है। कोई स्पेशल टाइप की पैकेजिंग में कुछ आ रहा है मार्केट में, तो ऑर्गेनिक का नाम बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा। तो ऑर्गेनिक का बेसिकली मतलब होता है कि वो जो प्लांट उगाया गया है, वो प्लांट केमिकल वाली खाद से नहीं उगाई गई है। मतलब उसमें केमिकल्स का यूज़ करके उस प्लांट को नहीं ग्रो कराया गया है, जबकि उसमें बायोलॉजिकल जो खाद होती है,
यानी गोबर ओबर से बनी हुई खाद या फिर ग्रीन मैन्यूरिंग वाली खाद से उस प्लांट को ग्रो कराया जाता है। तो उस तरह की जो प्लांट होते हैं उनको ऑर्गेनिक प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग is growing agriculture and horticulture crop making no use synthetic fertilizer and pesticide। हम ना ही उसमें सिंथेटिक यानी केमिकल युक्त फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, ना ही पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। अब पेस्टिसाइड क्या होते हैं? तो पेस्टिसाइड वो केमिकल्स होते हैं जो आपके जो पूरी पूरी क्रॉप में होने वाले छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं या फिर उस प्लांट को डिजीज़ फैलाते हैं, उन सबको मारने वाली दवाएं होती हैं। ठीक है, तो उन पेस्टिसाइड का यूज़ उसमें नहीं किया जाता है और ये फार्मिंग नेचुरल फार्मिंग कहलाती है। इसको हम ग्रीन मैन्यूरिंग का यूज़ करते हैं उसमें, और क्रॉप रोटेशन का भी यूज़ करते हैं यहाँ पर। क्रॉप रोटेशन मतलब कि हम टाइम टू टाइम क्रॉप को अपने चेंज करें। ठीक है, एक ही फील्ड में हम एक ही टाइप की क्रॉप को ना ग्रो कराएं। ठीक है, और बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल का यूज़ करते हैं, यानी कीड़े वीड़े को मारने के लिए कुछ जो नेचुरल बायोलॉजिकल चीज़ें हैं उनका यूज़ करते हैं। केमिकल से अवॉइड होता है उसमें। ठीक है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, व्हाट इज़ ग्रीन रिवोल्यूशन? ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है? तो ग्रीन रिवोल्यूशन एक तरह का हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड है। ठीक है, यानी जो हम लोग क्रॉप उगाते हैं उनमें एक हाई यील्डिंग हो, हाई प्रोडक्टिविटी हो, ऐसे सीड बनाए गए थे रिसर्च के थ्रू जो कि एक अच्छी प्रोडक्टिविटी देते हैं, और उनमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाने लगा था। अच्छा इरिगेशन किया जाने लगा था। इरिगेशन मतलब पानी देने का एक अलग मेथड हो उसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की जा सके उस पर्टिकुलर प्लांट से। उस टाइम पे उसको बोला गया था ग्रीन रिवोल्यूशन। यानी इंडिया में सबसे पहले 1968 में नॉर्मन बोरलॉग के थ्रू, जो कि अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट थे, उसके थ्रू यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो इनको हम बोलते हैं, बोरलॉग को बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। और इंडिया में MS स्वामीनाथन का मेन रोल था यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराने के लिए। तो यहाँ पर फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया MS स्वामीनाथन को ही जाना जाता है। ठीक है, तो क्या था बेसिकली ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब ये था कि जो भी हम क्रॉप उगाते हैं, चाहे वो वीट उगाएं चाहे वो राइस उगाएं, उनमें हाई प्रोडक्टिविटी हो। कुछ ऐसी टेक्निक्स का यूज़ किया जाए जिसमें हाई प्रोडक्टिविटी मिले। मीन्स अगर एक बोरा एक फील्ड से हमें अनाज मिलता है तो वो एक बोरा ना मिलके 10 बोरे मिल जाएं वो अनाज हमें। इस तरह की कुछ टेक्निक्स उसमें अप्लाई की जाए, मतलब एक हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड यूज़ किए जाएँ, उसमें केमिकल वाली फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाए, इरिगेशन के नए नए टेक्निक्स यूज़ किए जाएँ जिससे पानी की कमी ना हो उन प्लांट्स में। इस चीज़ों को, इस नॉलेज को हम कहते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह का जब नॉलेज इंडिया में आ गया था, ग्रीन रिवोल्यूशन जब इंडिया में आया था 1968 में तो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो गई थी वीट में कि इंडिया से उसको एक्सपोर्ट किया जाने लगा था, मतलब अदर कंट्रीज़ में भी उसको दिया जाने लगा था। ठीक है, इतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो गई थी, तो इसे हम बोल दिए थे ग्रीन रिवोल्यूशन। व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री? अब एनिमल हस्बेंड्री क्या है? एक तरह की बायोलॉजी की ब्रांच होती है एनिमल हस्बेंड्री, जिसके अंडर में लाइव स्टॉक यानी कि ऐसे एनिमल को जो हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए यूज़फुल है, उन एनिमल को एक फेवरेबल एनवायरनमेंट देकर उनको वहाँ पर पाला जाए, रखा जाए, उनको खाना पानी दिया जाए, एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए जिसकी वजह से वो हाई प्रोडक्टिविटी करे। यानी कोई एनिमल मिल्क देता है तो वो अच्छा मिल्क दे और हाई क्वांटिटी में मिल्क दे और अच्छी क्वालिटी का मिल्क दे, या हम मीट किसी जानवर से लेते हैं तो वो मीट के लिए कैपेबल हो, अच्छा मीट दे और बहुत ज़्यादा अमाउंट में मीट दे हमको। तो इस तरह से जब हम किसी एनिमल को एक फेवरेबल एनवायरनमेंट में पालते हैं, रखते हैं, तो इससे हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री। तो लाइव स्टॉक किसे कहते हैं? व्हाट इज लाइव स्टॉक? लाइव स्टॉक वर्ड आया है यहाँ पर, तो लाइव स्टॉक का मतलब है लाइव स्टॉक इज पेट एनिमल। पेट एनिमल केप्ट इन होम और फॉर्म फॉर प्रॉफिट। मतलब एनिमल को हम अपने प्रॉफिट के लिए उसको पालते हैं जब, तो उसको हम बोलते हैं लाइव स्टॉक। ओके, अब ये एनिमल हमको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? तो एक मिल्क प्रोवाइड कर सकते हैं, दूसरा हमें मीट या एग प्रोवाइड करते हैं। तो जो एनिमल हमको मिल्क प्रोवाइड करते हैं उसको हम
एनिमल कहते हैं, जैसे काऊ है, गोट है, बफेलो है। और मीट और एग देने वाले जो एनिमल होते हैं जैसे हेन, शीप, गोट, फिश, पिग, ये सब अलग अलग एनिमल होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल है एज अ फूड। ठीक है, तो व्हाट इज़ ब्रीडिंग। अब देखो, ब्रीडिंग एक नया वर्ड आया था। यहाँ पर हम एक बार बार बात करते हैं एनिमल को, हाई क्वालिटी की एनिमल को हम रखते हैं। ठीक है, तो वो हाई क्वालिटी के एनिमल, एक अच्छे ब्रीड के एनिमल कैसे बन पाते हैं। तो व्हाट इज़ ब्रीडिंग। ब्रीडिंग क्या है? प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग थ्रू द मेटिंग of individual with different genetic background to produce offsprings with desired characteristic is known as breeding। means एक different जेनेटिक बैकग्राउंड से दो एनिमल लाए गए हैं और ये एनिमल एक हाई कैरेक्टर के थे, मतलब उसमें एक डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स थे। यानी कि मान लो दोनों काऊ हैं, ठीक है, तो ये हाई प्रोडक्टिव वाला मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, देते हैं, और इसको लाया गया और इन दोनों में क्या कराया गया, हमने इंटरब्रीड कराया, मीटिंग कराया। ठीक है, अब इनका जो बच्चा बना वो जो होगा उसमें सारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर होंगे, वो जो हम चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो ब्रीड मिला हमको, उसको हम कहते हैं हाईब्रिड। मतलब एक अच्छी क्वालिटी का ब्रीड बोलते हैं उसको, एज ए उसको हमने उसको ब्रीड करा के लेके आए हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम ब्रीडिंग, इस प्रोसेस को। तो डॉट ब्रीड किसे कहते हैं? डॉट ब्रीड का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल जो वेट उठाने के लिए, हैवी हैवी वर्क करने के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उसको हम बोलते हैं डॉट एनिमल। तो डॉट एनिमल जो होते हैं उनके ब्रीड कराए जाते हैं, मतलब बहुत ताकतवर दो एनिमल का ब्रीड करा दिया गया, उससे जो उसका ऑफस्प्रिंग्स निकला, यानी उसका जो बेबी निकला वो और भी ज़्यादा हाई कैरेक्टर का हो गया। उसको हम लोड उठाने के लिए, हैवी वर्क करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे बुलक है, कैमल है, एलिफेंट है, डंकीज़ हैं, हॉर्सेस हैं, इन सब में ये धीरे धीरे अप्लाई किया जाने लगा। ठीक है, कुछ एनिमल अलग होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं अदर चीज़ों के लिए, जैसे सिल्कवॉर्म है, शीप है, गोट है, डियर है, वो सब एनिमल हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। ठीक है, उनको भी हम हाई क्वालिटी का ब्रीड कराकर, उसको भी एक अच्छी वैरायटी का बनाकर हम यूज़ करते हैं, उसको हम पालते हैं। ठीक है, अब मिल्क यील्डिंग या मिल्क एनिमल कौन कौन से होते हैं और इनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई गई, कैसे उनको हाइब्रिड बनाया गया, ये सब जानेंगे। तो ब्रीड ऑफ काऊ का जो ब्रीड है वो इंडिया में बात करो तो हमारी कंट्री में 30 डिफरेंट ब्रीड काऊ की प्रेजेंट है। ठीक है, इनमें जो स्पेशल ब्रीड है उनके बारे में बताया गया है, जैसे कि डॉट ब्रीड। जो डॉट ब्रीड होती हैं वो काऊ क्या होती है, एक बुलक कार्ट की तरह भी हमारे लिए यूज़ हो जाती हैं, और ट्रांसपोर्ट, मतलब जो हमारा ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल है उसके लिए यूज़फुल है, मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरे प्लेस पर हम कोई भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं उनके थ्रू, और लैंड को प्लग्ड करा सकते हैं। यानी कोई यील्ड एरिया है, मतलब कोई फील्ड एरिया है, उसमें क्रॉप उगानी है तो उसको प्लगिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं डॉट ब्रीड काऊ को। और ये जो डॉट ब्रीड वाली काऊ होती हैं ये मिल्क कम देती हैं। ठीक है, डॉट के लिए स्पेशली यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा डुअल पर्पस ब्रीड्स जो होती हैं वो गुड मिल्क यील्ड होती हैं, एक अच्छा मिल्क भी प्रोड्यूस करती हैं, देती हैं, और एक अच्छे डॉट पर्पस के लिए भी यूज़ होती है, यानी लोड करने के लिए, वर्कआउट के लिए भी अच्छा यूज़ आता है इनका। ठीक है, दूसरी होती है डेयरी ब्रीड है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, डॉट ब्रीड जो सिर्फ यूज़ में आती है किसके लिए, वर्कआउट के लिए, और डुअल पर्पस ब्रीड मतलब दोनों काम के लिए यूज़ में आएंगी, मिल्क के लिए भी, डॉट के लिए। और डेयरी ब्रीड मतलब सिर्फ मिल्क, अच्छा यील्ड वाला मिल्क मिलेगा हमको, मिल्क यील्डिंग अच्छी होगी, और डॉट के लिए ये पुअर होती है। ठीक है, तो ये 3 वैरायटी काऊ की यहाँ पर देखी जाती हैं। ब्रीड ऑफ बफेलो भी डिफरेंट ब्रीड की होती हैं जो कि अपने अपने यील्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मुर्रा है, कुछ इम्पॉर्टेंट है फेमस। मुर्रा जो पंजाब की बफेलो है, इनका जो मिल्क होता है वो 1800 से 2500 लीटर तक ये पर ईयर मिल्क देती हैं। इनके मिल्क में 7% फैट होता है। ठीक है, जबकि जो महसाना
बफेलो होती है, ये गुजरात की फेमस बफेलो है, जिससे 1200 टू 2500 लीटर मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है लगभग एक ईयर में। ठीक, इसके अलावा सुरती है बफेलो, जो कि गुजरात के डिस्ट्रिक्ट में फेमस है, एक कायरा और एक वेडोडेरा। यहाँ पर ये ज़्यादा मिलती हैं आपको गुजरात में, और इसमें एवरेज मिल्क प्रोड्यूस होता है 1600 टू 1800 लीटर इन ईयर। ठीक है, और इसके मिल्क में फ़ैट ज़्यादा होता है, 8 टू 10% इसमें फ़ैट मिलता है। तो स्पेशल टाइप की ये ब्रीड है बफेलो की जो मेंशन है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना। अभी वाइट रेवोल्यूशन क्या है, तो देखो जब ग्रेन रेवोल्यूशन आया था उस टाइम पे इतना ज़्यादा ग्रेन प्रोड्यूस हो गया, इतना ज़्यादा क्रॉप में रिवोल्यूशन आ गया, जिसकी वजह से बहुत सारा प्रोडक्टिविटी होने लगा प्लांट के क्षेत्र में, है ना। तो उसके बाद सोचा जाने लगा कि मिल्क के क्षेत्र में कैसे उसमें रिवोल्यूशन लाया जाए और उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स लिए जाए। ठीक है, तो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्शन इज कॉल्ड वाइट रिवोल्यूशन। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन को ही वाइट रिवोल्यूशन कहा गया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस कराया आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सेस के। ठीक है, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सेस हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया कि हमें वाइट रिवोल्यूशन भी लेके आना है। ठीक है, तो इस वाइट रिवोल्यूशन को ऑपरेशनल फ्लड भी बोला जाने लगा, 1970 में इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे वाइट रिवोल्यूशन के, तो वाइट रिवोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव ये था कि मिल्क इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाए कि उसका बिल्कुल फ्लड आ जाए। और इस मिल्क ये जो इंक्रीज मिल्क है वो लिंक हो रूरल प्रोडक्शन से अर्बन कंज्यूमर्स के बीच में, उनका अच्छा लिंक बन सके, यानी जो रूरल एरिया में लोग गाय भैंस इन सबको पालते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, उनका एक अच्छा लिंक बन जाए अर्बन कंज्यूमर्स के बीच में कि वो मिल्क को ले जाकर अर्बन एरिया में सेल करने लगे। ठीक है, और एक गुड प्राइस में कंज्यूमर्स को मिल्क प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव्स थे। और फीचर्स क्या थे वाइट रिवोल्यूशन के, तो एनिमल हस्बेंड्री में एक नई एडॉप्टिव न्यू टेक्निक्स आ गई थी कि मिल्क को कैसे क्वालिटी उसकी बेटर की जाए और यील्ड को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, अब मीट प्रोवाइड लाइव स्टॉक। मीट, हम मिल्क के बारे में पढ़ चुके, काऊ हमें मिल्क देती है, बफेलो हमको मिल्क देती है, यही लार्ज अमाउंट में प्रोवाइड है, यहाँ पर प्रेजेंट है इंडिया में। अब मीट प्रोवाइड करने वाले कौन से लाइव स्टॉक हैं, वो आप देखो, गोट है, शीप है, पिग है, ये सब हमको लार्ज अमाउंट में मीट देता है। ठीक है, जैसे कि इनकी अपनी ब्रीड है, इंपॉर्टेंट ब्रीड के जो गोट होते हैं, शीप होती हैं, ये अलग अलग इंपॉर्टेंट ब्रीड है इनकी, इनको आपको ध्यान रखना है। जैसे गोट की जो इंपॉर्टेंट ब्रीड है वो है गड्डी, कश्मीरी, पश्मीना और मारवानी। ठीक है, मारवाड़ी। और शीप में जो इम्पोर्टेंट ब्रीड है नाली और डेकैनी, इनको ध्यान रखना है आपको। पिग की जो दो तरह की ब्रीड है, इंडिजिनस ब्रीड है और एक्जोटिक ब्रीड है। मतलब इंडिजिनस ब्रीड जो इंडिया में पहले से अवेलेबल है, और एक्जोटिक ब्रीड जो बाद में इंट्रोड्यूस कराई गई अदर कंट्री से, उसको बोलते हैं हम एक्जोटिक ब्रीड। इंडिजिनस में देसी और घोरी आती है, और एक्जोटिक जो ब्रीड है उसमें बर्कशीर है और लार्ज वाइट यार्कशीर है, ये कुछ नेम है इसके एक्जोटिक ब्रीड के, आपको ध्यान रखने होंगे। अब पोल्ट्री क्या है, पोल्ट्री फार्मिंग एक तरह का प्रोसेस है जिसमें चिकन है, डक है, गीज है, इन सबको हम मीट एग के लिए पालते हैं, उसको रखते हैं। ठीक है, एक हाउस होता है जिसमें बहुत सारे चिकन्स को या फिर डक को पालते हैं हम, उससे मीट मिलता है, उससे एग मिलता है। ये जो फार्मिंग होती है ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है, सिर्फ स्मॉल इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, छोटे से एरिया में फार्मिंग हो जाती है, और इससे दोनों चीज़ें आपकी निकलती हैं, एक एग भी निकलता है और मीट भी निकलता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। अब इसकी भी दो तरह की ब्रीड होती है, एक इंडिजिनस ब्रीड है और एक्सोजिनस ब्रीड है। एक्सोटिक ब्रीड है मीन्स जो इंडिजिनस ब्रीड है उसमें आपको अच्छा हाई यील्डिंग मीट तो मिलता है, बट गुड
एग नहीं मिलता है आपको। लेकिन जो एग्जोटिक ब्रीड है, इसमें 2 ब्रीड पॉपुलर है इंडिया में। एक है वाइट लेगॉर्न और दूसरी है रोड आइलैंड रेड। ठीक है, ये दोनों नेम आपको ध्यान रखना है। जो वाइट लेगर्ड है, इसमें स्मॉल एग होते हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेस मेंटेनेंस में इसको फार्मिंग किया जा सकता है। ठीक है, और जो रोड आइलैंड रेड है, ये अमेरिका से इंट्रोड्यूस कराया गया था सबसे पहले। अमेरिका में एक रोड आइलैंड है, वहाँ से इंट्रोड्यूस्ड हुआ ये। इसका गुड एग भी होता है और गुड मीट भी मिलता है। ठीक है, तो इतने टाइप का ब्रीड यहाँ पर इंडिया में पॉपुलर है। तो ये फ़िश एक ऐसा फूड है जिसमें बहुत बड़ी पॉपुलेशन इसके साथ जुड़ी हुई है। एक बड़ी पॉपुलेशन इसको एज ए मेन सोर्स की तरह, एक फूड सोर्स की तरह यूज़ करती है। ठीक है, और ये जो फ़िश होता है ये हाई प्रोटीन होता है, इसका लिवर ऑयल विटामिन रिच होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है और बहुत जल्दी डाइजेस्ट होने वाला फूड भी होता है। ठीक है, हाई न्यूट्रिशन का होता है और हाई डाइजेस्टेबल होता है, मतलब इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, सी फूड में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि प्रॉन है और ऑयस्टर है और श्रिम्स है। मतलब फ़िश के अलावा प्रॉन को भी लोग खाते हैं, ऑयस्टर को भी खाते हैं, श्रिम्स को भी खाते हैं। ये सब सी फूड के फॉर्म में आते हैं, हाई न्यूट्रिशन के होते हैं, ईजी डाइजेस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल को हम बोलते हैं एक्वाकल्चर। ठीक, और प्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फिश को बोलते हैं हम पिसीकल्चर। इनके अलग अलग नेम है, आपको याद होने चाहिए। और फिश और एग पुट ऑन नरिशेस कॉल्ड हैचेस। ठीक है, यानी जो फिश के एग्स हैं उनको नरिशेस के लिए यूज़ किया जाता है, रखा जाता है, उसको बोलते हैं हम हैचरीज। और मैराइन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम बोलते हैं मैरीकल्चर ब्रांच। एक्वाकल्चर की ही एक ब्रांच है मैरीकल्चर, जिसमें मराइन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये है फिश फार्मिंग। सम एडिबल फिश इन इंडिया में कुछ एडिबल फिश हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। अब ये एडिबल फिश मराइन वाटर फिश भी हो सकती हैं, फ्रेश वाटर फिश भी हो सकती हैं। तो मराइन वाटर फिश जो कि सी में मराइन में पाई जाती हैं, समुद्र में पाई जाती हैं, उनको हम मराइन वाटर फिश कहते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो हिल्सा है, सैल्मन फिश है और बॉम्बे डक है, बॉम्बे डक ईल है। तो ये सारी फ़िश बहुत कॉमन है जो यूज़ की जाती हैं एज ए फूड। इसके अलावा फ्रेश वाटर फ़िश जो कि हमें पॉन्ड में, रिवर में, इस तरह के एरिया में मिलता है, उसका वो साल्टी वाटर में नहीं पाया जाता। ठीक है, फ्रेश वाटर फ़िश है, जैसे कि कतला है और रोहू है, मैगर है और सिंघारा है। इस तरह की जो फिशेस हैं वो फ्रेश वाटर फिश है और बहुत कॉमन है एज ए फूड मटेरियल। ओके, फिर देखो सेरीकल्चर क्या होता है, व्हाट इज़ सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर क्या है, सिल्क प्रोडक्शन के लिए स्पेशली सिल्क वॉर्म को पाला जाता है, रियर किया जाता है और उससे सिल्क का फॉर्मेशन यानी सिल्क निकाला जाता है, उसको हम कहते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, यानी कि स्पेशली आप समझो सेरीकल्चर में सिल्क वॉर्म की फार्मिंग की जाती है, उसको रियर किया जाता है, पाला जाता है, उससे सिल्क निकाला जाता है। ठीक है, अब ये सिल्क भी 4 वैरायटी का प्रेजेंट पाया जाता है इंडिया में। एक तो मलबरी सिल्क, टेसर सिल्क, इरी सिल्क, मूगा सिल्क, ये 4 वैरायटीज़ हैं इंडिया में, बहुत ज़्यादा फेमस है सिल्क की। और इस टाइप का सिल्क का सेरीकल्चर होता है। अब देखो सेरीकल्चर में क्या होता है, ये जो सिल्क मॉथ होता है यानी सिल्क वॉर्म होता है, उसको पहले एग बहुत सारे उससे ले करवाए जाते हैं। एग ले कर लेता है वो मलबरी लीफ में। ये मलबरी लीफ का मतलब, मलबरी क्या होता है, सहतूत की पत्ती। ठीक है, उस लीफ में ये बहुत सारे एग को ले करता है और फिर इस एग को बहुत सारा हम फूड प्रोवाइड करते हैं, अलग से पत्ती वत्ती देते हैं, वो खाता पीता है और खा पी के मोटा हो जाता है, लार्वा स्टेज में आ जाता है इस तरह से। अब ये लार्वा स्टेज में जब आ जाता है, डिफरेंट धीरे धीरे करके ये अपना बॉडी को बढ़ाता जाता है लार्वा स्टेज में, और फिर धीरे से ये अपने चारों ओर एक धागे जैसा स्ट्रक्चर पूरे से रैप कर लेता है और प्यूपा फॉर्म ले लेता है, मतलब प्यूपा बन जाता है। ठीक है, ये जो चारों तरफ धागे जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो आप लोग, ये अपने ही लार से निकाला हुआ स्ट्रक्चर होता है इनके, और यही धागे का स्ट्रक्चर सिल्क होता है। इसको हम इसकी बॉडी से अलग करके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और यूज़ में लेते हैं। इसी प्यूपा को अगर हम उससे सिल्क ना निकालें तो ये एडल्ट मॉथ में कन्वर्ट हो सकता है, मीन्स कोकून से, मीन्स इसी को हम कोकून भी बोलते हैं, प्यूपा को ही।
तो इसी प्यूपा से निकल कर ये मॉथ स्ट्रक्चर भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन इस स्टेज में हम इसको नहीं आने देते हैं रियर करने समय। इसी स्टेज में इसको हम बॉयल करके प्रोसेस करके इसका सिल्क इससे अलग कर देते हैं, प्यूपा को मार देते हैं, ठीक है। और इससे बहुत अमाउंट में सिल्क हमको मिलता है, जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट क्लॉथ बनाते हैं। और इस तरह की फार्मिंग को हम कहते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। अब एपीकल्चर क्या होता है? तो एपीकल्चर का मतलब है कि जो हनी बीज का पालन किया जाता है, हनी बीज को पाला जाता है स्पेशली हनी लेने के लिए और वैक्स लेने के लिए, उसको हम कहते हैं एपीकल्चर, ठीक है। तो रेयरिंग ऑफ हनी बीज टू ऑब्टेन हनी एंड अदर कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स इज नोन एज एपीकल्चर, ठीक है। ये हाइव्स होते हैं, मतलब इनके जो छत्ते होते हैं, मीन्स हाइव जो होते हैं इसके, ये मैन मेड बनाए जाते हैं। इस तरह से मैन मेड बनाया जाता है मैनुअली, और बहुत सारी हनी बीज इसके अंदर आकर रहने लगती हैं, और रहने के साथ साथ इनको जो भी खाना पानी देना होता है वो मैनुअली दिया जाता है, और फिर इससे बहुत सारा हनी प्रोड्यूस करवाया जाता है और बहुत सारा वैक्स इनसे निकलता है, जो कि हमारे कॉमर्शियल यूज़ में आता है, ठीक है। इससे हम कहते हैं एपीकल्चर। और इंडिया में जो कॉमन स्पीसीज़ है बी की, वो है एपिस इंडिका, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है। अच्छा हाँ, एक और बात, प्लेस, वो प्लेस जहाँ पर बी को रखा जाता है उसको हम कहते हैं एपरी, ठीक है। तो यहाँ से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बहुत इंफॉर्मेटिव चैप्टर था, और एक एक चीज़ आपको इसमें पढ़ने वाली है, समझने वाली है, लर्न करने वाली है, ठीक है। अगर कोई डाउट है या फिर आपकी बुक में कुछ अदर दे रखा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, हम वो भी आपका शॉर्ट आउट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।